अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है। आज अपनी प्रॉब्लम 3.10 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम अपनी जो प्रॉब्लम प्रीवियस हैं वो भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे पास जो प्रॉब्लम 3.10 है वो कहते हैं इसमें स्टेटमेंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स है। वो हेज एंटरप्राइजेज है, कंपनी का नेम है। वो क्या बिगेन 2015 में वो स्टार्ट होती है विद द रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस ऑफ द 1151,000। ये 1151,000 में क्या दिया हुआ है? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दिया हुआ। उसके बाद वो कहते हैं ड्यूरिंग द 2015 द फर्म अर्न द 528,000 आफ्टर टैक्सेस। उसके बाद वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमें दे रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमें कितना दे रहे हैं? 528,000 हमें क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस दे रहे हैं। फ्रॉम दिस अमाउंट प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स वर पेड 98,000 इन डिविडेंड्स। अब उसके बाद हमें प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड्स दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? हमने वो पे कितना किया है? 98,000 पे किया है। उसके बाद वो कहते हैं एट द years एंड 2015 द फर्म्स रिटेन्ड अर्निंग्स टोटल। उनकी जो फर्म्स की रिटेन अर्निंग टोटल है वो कितनी है? 1,324,000 है। उसके बाद वो कहते हैं द फर्म हैड 100,000 या 1 लाख शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। अब उसके कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग वो कितने हैं फर्म के? 1 लाख है। उसके बाद वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट ए में वो कहते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015 फॉर द हेज इंटरप्राइजेज। और मैंने वो नोट भी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? बी श्योर टू कैलकुलेट एंड इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द कैश डिविडेंड्स पेड इन 2015। अब देखें ज़रा इसमें वो क्या कह रहे हैं? हमने क्या बनानी है? रिटेन अर्निंग बनानी है। अब वो रिटेन अर्निंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें अपने पार्टिकुलर्स और अमाउंट हमें ये टेबल बना लेना होगा। उससे पहले हम टेबल बनाने के बाद हमें कुछ ये जो पार्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग प्लस प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में हमारे पास जो होगा, नेक्स्ट में हम डिविडेंड माइनस करना होगा। कैश डिविडेंड जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? एंडिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग। पहले ये आपने जो पार्टिकुलर्स हैं ये लिख लेने, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें ज़रा, अब जो हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है? बिगिनिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग हमें दिया हुआ था 1,15,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस भी दिया हुआ था 58,000। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 1,679,000 मेरे पास क्या आ गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स आ गया। उसके बाद देखें ज़रा, मेरे पास जो कैश डिविडेंड था वो मेरे पास नहीं था। अब मुझे कैश डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? कैश डिविडेंड्स किसके इक्वल होता है? प्रेफर्ड स्टॉक प्लस कॉमन स्टॉक। अब मेरे पास प्रेफर्ड स्टॉक तो मौजूद था 98,000, लेकिन जो मेरे पास कॉमन स्टॉक है वो मेरे पास मौजूद नहीं था। तो वो मैंने किस तरह फाइंड करना है? उसके लिए मैं क्या करूँगा? फार्मूला लगाऊंगा। कॉमन स्टॉक जो उसका कॉमन स्टॉक फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैं माइनस कर दूँगा प्रेफर्ड डिविडेंड में से और माइनस कर दूँगा चेंज इन रिटेन्ड अर्निंग से। अब चेंज इन रिटेन अर्निंग किस तरह आएगी? जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, जो बिगिनिंग बैलेंस होगा, जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस होगा, जो एंडिंग माइनस बिगिनिंग हम करते होते हैं, हमारे पास क्या आ जाता था? चेंज आ जाता है। चेंज इन रिटेन अर्निंग हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखें ज़रा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमें दिया हुआ था 528,000 और प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड भी मेरे पास दिया हुआ था 98,000। और ये तो जो वैल्यूज़ हैं 324, जो मेरे पास 324,000 और -115,100 ये मेरे पास का आ गया चेंज इन रिटेन अर्निंग। जो मेरे पास बिगिनिंग बैलेंस था और जो मेरे पास एंडिंग बैलेंस है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 257,000 आ गया। उसके बाद अब मैंने कैश डिविडेंड निकाल लेना है। कैश डिविडेंड जब मैंने निकाल लिया तो कॉमन स्टॉक मेरे पास आ गया था। मैंने कॉमन स्टॉक की वैल्यू पुट कर देनी है। ये जो 257,000 मैंने पुट कर दी। उसके बाद 98,000 मेरे पास प्रेफर्ड स्टॉक गिवन था। प्रेफर्ड स्टॉक प्लस कॉमन स्टॉक इन दोनों को मैंने ऐड
कर दिया, 355,000 मेरे पास आ गया। अब ये 355,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर जो रिटेन अर्निंग था, अर्निंग अवेलेबल फॉर स्टॉक होल्डर्स था 1679000। इसमें से मैंने इसको माइनस कर देना है, किस में से, जो 335,000 इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास एंडिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग कितना आ जाएगा, 1324000 मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। ये एंडिंग बैलेंस हमें दिया भी हुआ है। एंडिंग बैलेंस देखें ज़रा, फर्म्स रिटेन अर्निंग्स टोटल कितना दिया हुआ है, 13240 दिया हुआ है, और जो बिगिनिंग बैलेंस है वो भी दिया हुआ है 1151000। इसलिए मैंने जो चेंज इन रिटेन अर्निंग था वो मैंने पहले यहाँ पे फाइंड कर लिया, 1324000 माइनस 1151। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे पास जो एंडिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग ये मेरे पास नहीं था, ये मेरे पास बुक में गिवन था, तो इसलिए मैंने लिखा। उसके बाद ये मेरे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी मेरे पास कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने जो रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनानी थी वो मैंने स्टेटमेंट बना ली। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं, कैलकुलेट द फर्म्स अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमने फाइंड करना है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस हमने फाइंड करना है। इसको हम ईपीएस का नाम भी देते होते हैं, मतलब ईपीएस अर्निंग पर शेयर। इसका फार्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस, और प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस हमने ऊपर रखना है और नीचे हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। ईपीएस का फार्मूला क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, या हम कह सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस, दोनों इसके एक ही नाम है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, ये अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस हमारे पास दिया हुआ था 528,000। और हमारे पास जो कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग था, जो लास्ट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट से ऊपर जो लास्ट लाइन थी, फर्म हैड 1 लाख शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द 2015। तो ये मुझे गिवन था, ये मैंने इन दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल लिया, ईपीएस निकाल लिया, 5.28 मैंने निकाल लिया। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट देखें, थर्ड रिक्वायरमेंट में क्या कहते हैं, हाउ लार्ज पर शेयर कैश डिविडेंड्स डिड द फर्म पे ऑन द कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग द 2015। अब हमें क्या कहते हैं, हाउ लार्ज पर शेयर कैश डिविडेंड। अब हमने पर कैश डिविडेंड निकालना है, पर शेयर कैश डिविडेंड हमने फाइंड करना है ऑन द कॉमन स्टॉक ड्यूरिंग द 2000। हमने किस पे निकालना है, कॉमन स्टॉक पे जो फर्म का है डिविडेंड, पर शेयर कैश डिविडेंड हमने फाइंड करना है, उस पर कितना होगा। तो पर शेयर कैश डिविडेंड किस तरह आएगा, जो टोटल कैश डिविडेंड होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे। टोटल कैश डिविडेंड क्या होगा, टोटल कैश डिविडेंड हमने ऊपर भी फाइंड किया था, कॉमन स्टॉक प्लस प्रेफर्ड स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक मुझे जो प्रेफर्ड स्टॉक मुझे दिया हुआ था 98,000, और जो कॉमन स्टॉक मैंने निकाला था वो कितना निकाला था, 257,000। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास 355,000 आ गया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 लाख से, तो मेरे पास क्या आ गया, 3.55 मेरे पास क्या आ गया, पर शेयर कैश डिविडेंड आ गया। तो ये जो आज की प्रॉब्लम है, होप्स आपको समझ में आ गई। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, आपने ज़रूर कमेंट करना है, ज़रूर पूछना है, ताकि आपका इशू हल हो।